नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां ड्रैगन है, जादू है। मतलब रेबेका यारोस की द एम्पायरियन सीरीज के बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। इसकी तीसरी किताब ऑनिक्स स्टॉर्म। हमारे पास कुछ शुरुआती अंश और सारांश हैं इस किताब के, और आज हम इन्हीं में छुपे राज और कहानी के मोड़ उनको खंगालेंगे। हाँ, ये सीरीज जो फोर्थ विंग और आयरन फ्लेम से शुरू हुई थी, हाँ। काफी पसंद की जा रही है। बिल्कुल। और याद दिलाना भी जरूरी है कि माहौल क्या है। ताकतवर ड्रैगन राइडर्स हैं, उनकी अपनी जादुई शक्तियां जिन्हें सिग्नेट कहते हैं, लेकिन एक बड़ा खतरा भी है, वो वैनिन, आत्मा सोखने वाले प्राणी, और वो बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये कि दुनिया को बचाने वाले जो जादुई कवच हैं, वो वॉर्ड्स, हाँ, वो कमजोर पड़ रहे हैं लगातार। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ऑनिक्स स्टॉर्म की कहानी को समझेंगे, वायलेट और ज़ेडिन के सफर को देखेंगे, और वो बड़े सवाल जो ये किताब उठाती है उन पर भी बात करेंगे, खासकर उनके लिए जो फैंटेसी, ड्रैगन्स, इन सब में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी ठीक वहीं से उठती है जहां आयरन फ्लेम ने हमें छोड़ा था, मतलब एक बहुत ही तनाव वाले पॉइंट पर। सही। हमारी हीरोइन वायलेट सोरेंगेल, उसके सामने एक नामुमकिन सी चुनौती है। उसका साथी ज़ेडिन रियोर्सन, वो वेनिन बनने की राह पर है, शायद बन भी चुका है कुछ हद तक, और पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या था। आयरन फ्लेम के आखिर में अरेशिया के जो वॉर्ड्स थे, वो लगभग टूट गए थे, और जेडन ने वायलेट को बचाने के लिए वो शक्ति खींची जो उसे वेनिन बना सकती है। हाँ, और वायलेट का अपना ड्रैगन अंदारना, वो भी खास है, 7वीं नस्ल का, इरिडीज कहते हैं शायद। हाँ, इरिड। और शायद वही इस वेनिन पहेली को सुलझाने में मदद कर सकता है। पर वायलेट अकेली नहीं है, उसकी बहन मीरा है, डैन, हेल्डन। अच्छा, और भी लोग हैं? हाँ, और कुछ ऐसे साथी भी जिनकी उम्मीद नहीं थी, जैसे आरिक और इमोजिन। वो भी इस खतरनाक सफर में साथ हैं। तो वायलेट का मिशन अब दोहरा हो गया है। उसे दुनिया को तो बचाना ही है वैनिन से, लेकिन ज़ेडिन को भी बचाना है। उसके वैनिन बनने को रोकना है या शायद उलटना है, अगर ये मुमकिन भी हो। यही बड़ा सवाल है, और इन दोनों चीजों के लिए उसे उन रहस्यमयी 7वीं ड्रैगन नस्ल को खोजना होगा, आयरिट्स को, जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। ओह, तो यहीं से असली खोज शुरू होती है। और ये खोज आसान बिल्कुल नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वायलेट और टीम वो कई अनजान और खतरनाक द्वीपों पर जाते हैं। अच्छा, कहाँ? जैसे एक है हेडोटिस, ज्ञान का द्वीप मानते हैं उसे। इन यात्राओं में उन्हें पुरानी पांडुलिपियां मिलती हैं, कभी मदद मिलती है तो कभी कभी कड़ा विरोध, जानलेवा परीक्षाएं। बाप रे। ये यात्राएं सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाती, किरदारों के रिश्ते परखती हैं, उनकी लॉयल्टी और इस दुनिया की भूली हुई बातें सामने लाती हैं। हर द्वीप मतलब एक नई चुनौती। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एक नई विलन भी आ गई है, ज्यादा खतरनाक। हाँ, थियोफैनी। थियोफेनी, चांदी जैसे बाल, तूफानों पर काबू, ज़ेडिन से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है तो। बिल्कुल, एक प्राचीन विलेन है, बहुत शक्तिशाली। और वो चाहती क्या है, मतलब उसका मकसद? वो वायलेट को अपनी तरफ खींचना चाहती है, उसे लुभा रही है विलेन बनने के लिए। क्या, वायलेट को? हाँ, और दबाव बनाने के लिए उसने वायलेट की बहन मीरा को बंदी बना लिया है। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल। थियोफेनी का आना कहानी में टेंशन और स्टेक्स दोनों को बहुत बढ़ा देता है। वो सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है, वो वायलेट के अंदर जो चल रहा है ना, उसका भी प्रतीक है। शक्ति का आकर्षण और उसके बुरे नतीजे। वो वायलेट को समझाने की कोशिश करती है कि विलेन बनना बुरा नहीं, बल्कि शक्ति पाने का एक तरीका है, शायद दुनिया बचाने का भी। मतलब वो उसे मैनिपुलेट कर रही है। हाँ, ये वायलेट के उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा है कि क्या अच्छे इरादों के लिए गलत रास्ते चुने जा सकते हैं। ये तो बड़ा गहरा सवाल है। अच्छा, तो ये तो हुई नई विलन की बात, लेकिन वायलेट के बारे में भी कुछ पता चलता है, उसकी शक्तियों के बारे में? हाँ, एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। लगता है वायलेट के पास सिर्फ बिजली वाली सिग्नेट ही नहीं है। क्या मतलब? स्रोतों के हिसाब से उसे पता चलता है कि वो एक जैसे ड्रीम वॉकर भी है। ड्रीम वॉकर, वो क्या होता है? मतलब वो दूसरों के सपनों में जा सकती है, उनसे बात कर सकती है। सच में? ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। हाँ, और सिर्फ वायलेट ही नहीं, एक और किरदार, ज़ेडिन का चचेरा भाई आरिक, जिसके बारे में पहले ज्यादा नहीं जानते थे हम। हाँ, आरिक। उसके पास भविष्य देखने की क्षमता है। क्या, भविष्य देखने की? ये सब नई शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? यही तो, ये नई शक्तियां कहानी में और पड़ते जोड़ती हैं। कैरेक्टर्स को नई ताकत तो मिलती है, पर साथ में नई जिम्मेदारियां, नैतिक दुविधाएं भी। सही बात है। जैसे ड्रीम वॉकिंग से जानकारी तो मिल सकती है, पर क्या दूसरों के सपनों में घुसना ठीक है?
बिल्कुल। और आरिटा भविष्य देखना शायद मदद करे, पर क्या भविष्य जानकर उसे बदलने की कोशिश और खतरनाक नहीं हो सकती? शक्ति का सही इस्तेमाल ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, खासकर जब हर कदम पर इतना कुछ दांव पर लगा हो। इन सब नई शक्तियां और चुनौतियों के बीच वायलेट और उसकी टीम वो आखिरकार पहुंच ही जाते हैं इरिड्स तक, उन 7वीं नस्ल के ड्रैगन्स के पास। हाँ, पहुंच जाते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि शायद वही ज़ेडन के इलाज का राज जानते हो या वेनिन को रोकने का तरीका बता सकें। और क्या बताते हैं वो? लेकिन जवाब दिल तोड़ने वाला होता है। ओ नहीं। इरिड्स कहते हैं कि इंसान हमेशा से लड़ते आए हैं सत्ता के लिए, और वेनिन बनना वो इसी लालच का नतीजा है। और सबसे बुरी खबर, वो कहते हैं कि वेनिन बनने का कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं? बिल्कुल भी नहीं? उनके मुताबिक तो नहीं। ये वायलेट की आखिरी उम्मीद को लगभग तोड़ देता है। मैं समझ सकती हूँ। ये उन धारणाओं पर सवाल उठाता है जिन पर सब यकीन कर रहे थे। क्या आयरिस सच कह रहे हैं या वो कुछ छुपा रहे हैं? उनका अपना कोई एजेंडा तो नहीं? हाँ, ये भी हो सकता है। ये दिखाता है कि ज्ञान कभी-कभी जवाब देने के बजाय और गहरे सवाल खड़े कर देता है। और वायलेट के लिए ये परीक्षा है। क्या वो तब भी लड़ेगी जब जीत की कोई गारंटी ना हो? सही कहा। उम्मीद टूटने के बाद भी लड़ते रहना, शायद वही हीरोइज्म है। अच्छा, तो कहानी क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है? क्लाइमेक्स आता है जब थियोफैनी एक जाल बिछाती है। वो वायलेट, ज़ेडेन और जैक बार्लो। जैक बार्लो? वो जो पहले दुश्मन था? हाँ, वही। शायद अब दुश्मन नहीं रहा। थियोफैनी इन सबको एक साथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो फिर जबरदस्त लड़ाई हुई होगी? हाँ, जबरदस्त लड़ाई होती है। ड्रैगन्स, इंसान, जादू, वेनिन शक्तियां, सब कुछ। एक्शन तो इस सीरीज की पहचान है, और स्रोत कहते हैं कि ये क्लाइमेक्स निराश नहीं करता। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। एक्शन जोरदार है, पर इसका भावनात्मक नतीजा बहुत भारी है। वायलेट आखिरकार थियोफैनी को हरा देती है, उसे मार देती है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। लड़ाई के दौरान ज़ेडन वो अपनी वेनिन शक्तियों पर काबू नहीं रख पाता और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह वेनिन बन जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। नहीं, मतलब वो पूरी तरह वेनन बन गया? हाँ, ये वायलेट के मिशन के एक हिस्से को सीधे तौर पर नाकाम कर देता है। उसने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया, पर उसे खो दिया जिसे वो सबसे ज्यादा बचाना चाहती थी। वही तो, ये तो दिल तोड़ने वाला है। मतलब थियोफैनी मर गई, लेकिन ज़ेडन चला गया। हाँ, पर कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब लगता है कि शायद अब वायलेट को थोड़ा संभलने का मौका मिलेगा, तभी एक और, शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिल्कुल। वायलेट की याददाश्त, उसका कुछ हिस्सा मिटा दिया गया है। हाँ, और ये किसी दुश्मन ने नहीं किया, उसकी दोस्त इमोजन ने, वो भी वायलेट की मर्जी पर। यही तो चौंकाने वाली बात है। उसे कुछ खास घटनाएं याद नहीं है। क्यों? उसने ऐसा क्यों करवाया? एक बड़ा रहस्य है। लेकिन क्यों? मतलब क्या वजह हो सकती है? ये कहानी में रहस्य और साजिश की एक और परत जोड़ देता है। क्या ये किसी दर्दनाक सच से बचने के लिए था, या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? क्या वायलेट ने खुद सोचा कि कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर है? ये पहचान, याददाश्त, इन सब पर सवाल उठाता है। अगर हमारी यादें ही पूरी ना हो तो हम क्या हैं? बाप रे। और जैसे ये काफी नहीं था, एक और सच सामने आता है। हाँ, इसी भूली हुई याददाश्त के बीच उसे पता चलता है कि वो और ज़ेडन शादीशुदा हैं। क्या? शादीशुदा? कब? हाँ, न सिर्फ शादीशुदा, बल्कि वो अब टायरेंडोर की नई डचेस है, क्योंकि ज़ेडन वहां का ड्यूक था। ये कब हुआ? और अब इस शादी का क्या मतलब है? ज़ेडन तो वेनिन बन गया। बिल्कुल, ये पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल देता है। टायरेंडोर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है नवार में। वायलेट का डचेस बनना उसे सीधे सत्ता संघर्ष के केंद्र में ले आता है। जाना था, या वायलेट को सत्ता देना। और अब ज़ेडन के वेनिन बनने और गायब हो जाने के बाद इस पदवी का क्या होगा? ओ, ये तो बहुत उलझ गया सब कुछ। हाँ, ये रिश्तों, पहचान, याददाश्त और राजनीतिक साजिशों के धागों को बुरी तरह उलझा देता है। मतलब कैसे पर्सनल चीजें इतनी बड़ी राजनीतिक घटनाओं से जुड़ जाती हैं। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही अब। सही कहा, ये अब सत्ता, विरासत, जिम्मेदारी, इन सब की कहानी भी बन गई है। और किताब के अंत में क्या होता है? अंत में जब पाठक इन सब बातों से जूझ रहा होता है, ज़ेडन गायब हो जाता है। गायब? मतलब कहाँ? कोई नहीं जानता वो कहाँ है, किस हालत में है, कुछ नहीं पता।
तो एक तरफ वैनन का खतरा अभी है, दूसरी तरफ ज़ेडन वैनन बनकर गायब है, तीसरी तरफ ये नई राजनीतिक उलझने। हाँ, साफ है कि अगली किताब के लिए स्टेज पूरी तरह सेट है। पाठक सांस रोककर इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम पूरी कहानी पर नजर डालें इन स्रोतों के आधार पर, तो कौन से मुख्य विषय उभर कर आ रहे हैं? हाँ, कुछ थीम्स हैं जो बार बार दिखती हैं और इस किताब में और गहरी होती हैं। पहला तो है बलिदान और निष्ठा। वायलेट अपने प्यार, दोस्तों, दुनिया के लिए कितना कुछ करने को तैयार है। हाँ, जैसे ज़ेडन का बलिदान या वायलेट का अपनी यादें मिटाने का फैसला। बिल्कुल, ये सब इसी थीम के पहलू हैं। और दूसरा अहम विषय है शक्ति और पहचान का। वैनिन बनना क्या सिर्फ बुराई है या शक्ति का एक खतरनाक रूप? सही। और वायलेट की नई शक्तियां जैसे ड्रीम वॉकिंग, वो उसे कैसे बदलेंगी? क्या शक्ति पहचान बदल देती है? थियोफीनी दिखाती है कि शक्ति कैसे भ्रष्ट कर सकती है, जबकि वायलेट सही रास्ते पर रहने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये संघर्ष बहुत सेंट्रल है। तीसरा विषय जो इस किताब में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वो है राजनीति और युद्ध। हाँ, अब लड़ाई सिर्फ वैनिन के खिलाफ नहीं लग रही। बिल्कुल, नवार के अंदर और शायद बाहर के राज्यों के बीच भी सत्ता का खेल चल रहा है। गठबंधन कैसे बनते टूटते हैं, वेनिन का खतरा इन समीकरणों को कैसे बदल रहा है, और ड्रैगन नस्लों, खासकर इरिट्स की क्या भूमिका है। ये दुनिया राजनीतिक रूप से भी बहुत जटिल है। और इन सब के बीच शायद विश्वास और विश्वासघात का धागा सबको जोड़ता है। बिल्कुल, लगातार राज खुल रहे हैं, रिश्तों की परीक्षा हो रही है, कौन भरोसे लायक है कौन नहीं, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर जब वायलेट को खुद अपनी पूरी यादें याद नहीं है। वही तो, इमोजिन का यादें मिटाना भले ही वायलेट की मर्जी से हुआ हो, फिर भी विश्वास के कितने पहलू होते हैं ये दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत बताते हैं कि ऑनिक्स टॉम सिर्फ ड्रैगन, जादू, लड़ाई इनकी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी भावनाओं की गहराई, मुश्किल नैतिक फैसले, प्यार, नुकसान, वफादारी, इन सब की कहानी है, एक बहुत बड़ी और खतरनाक फैंटेसी दुनिया के अंदर। और ऐसा लगता है कि ये किताब पिछली 2 किताबों से भी ज्यादा इंटेंस है, भावनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, शायद थोड़ी डार्क भी। हाँ, थोड़ी निराशाजनक भी कह सकते हैं कुछ मायनों में, पर उम्मीद की किरण अभी भी बाकी हैं। तो ओनिक्स टॉम के इन अंशों और सारांशों की इस पड़ताल से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? पहली तो वायलेट की हिम्मत, उसका संकल्प। हाँ, अटूट, वो हर झटके के बाद खड़ी होती है, लड़ना जारी रखती है। उसका बलिदान, उसका प्यार, वही कहानी का दिल है। और साथ ही ये किताब एक बहुत ही जटिल राजनीतिक दुनिया और वेनिन के बढ़ते खतरे को दिखाती है। बिल्कुल, लड़ाई अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सत्ता और विचारधारा की भी है। कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं रही, ये पूरी दुनिया के भविष्य, उसके इतिहास और शायद अलग-अलग नस्लों के बीच के तनाव पर भी सवाल उठाती है। और जैसा आपने कहा, ये किताब जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। हाँ, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। क्या ज़ेडन को बचाया जा सकेगा? क्या वेनिन बनने की प्रक्रिया रिवर्स हो सकती है? या आइरिट्स सच कह रहे थे? आइरिट्स का असली मकसद क्या है? क्या वो न्यूट्रल है या उनका कोई अपना एजेंडा है? बड़े सवाल हैं ये। और वायलेट की खोई हुई यादों में क्या राज है, जिन्हें जानना शायद खतरनाक हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वायलेट इस सब के बीच अपनी इंसानियत बचाए रख पाएगी? बिल्कुल, जाहिर है यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, आगे और बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। ये सवाल पाठकों को अगली किताब का बेसब्री से इंतजार करवाएंगे। कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां कुछ भी हो सकता है। किसी भी किरदार का भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि वायलेट ने अपनी यादों का एक हिस्सा मिटाने का फैसला किया, शायद किसी बड़ी भलाई के लिए या दर्द से बचने के लिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी अपने को बचाने या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पहचान या यादों का एक अहम हिस्सा कुर्बान करना पड़े, तो क्या ये कीमत चुकाना सही है? क्या कोई लक्ष्य इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए खुद को खो देना जायज़ हो? इस पर सोचा जा सकता है।